नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो TGT नेचुरल साइंस फीमेल का है, जिसका पेपर 26/9/2021 को हुआ था। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम टीचिंग मेथोडोलॉजी के प्रश्न को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 provides for the curriculum and evaluation procedure। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रावधान करती है? करिकुलम और एवेल्यूएशन की प्रक्रिया का प्रावधान करती है। तो किस में है, कौन सी धारा में है? 29। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा हमारा एक, हमारा राइट आंसर है। 29 में बताया गया है कि करिकुलम और इवैल्यूएशन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बाई वाट एज डज अर्ली इमेजिनेटिव फियर्स जनरली डिसअपियर एमोंग चिल्ड्रेन। बच्चों में आमतौर पर किस उम्र तक प्रारंभिक कल्पनात्मक भय ख़त्म हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं? ठीक है, तो किस एज तक ख़त्म हो जाता है? जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो कल्पना कर लेते हैं और अपने आप से वो डरने लगते हैं। जैसे उसे लगता है कि कहीं यहाँ भूत ना हो, ठीक है, वो या किसी इमेज को देख लेते हैं, जैसे किसी की शैडो, जैसे लाइट से क्या होता है, वो परछाई बन जाती है, तो उसको देखकर डर जाते हैं बच्चे। तो धीरे धीरे ये इमेजिनेटिव जो फियर होता है, मैं जो इमेजिन कर लेते हैं बच्चे, तो वो धीरे धीरे कब ख़त्म हो जाता है? जब वो 12 साल की एज पे हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर से ये फियर ख़त्म हो जाता है, डर ख़त्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैव बीन सीन इन क्लासरूम्स इन इंडिया। इंडिया क्लासरूम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का देखा गया है। कौन कौन से इसमें देखो। बॉयज़ रिसीव मोर एकेडमिक हेल्प, तो ये बिल्कुल सही है। टीचर्स क्रिटिसाइज द गर्ल्स सेवरली व्हेन दे डेविएट फ्रॉम जेंडर रोल्स, चूज द करेक्ट कोड। तो इसमें देखना है आपको, जैसे यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग भेदभाव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भारत में कक्षाओं में देखा गया है? लड़कों को अधिक शैक्षणिक सहायता मिलती है, एजुकेशनल सपोर्ट मिलता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, घर से भी मिलता है और जहाँ जाते हैं वहाँ भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, घर वाले भी बोलते हैं कि लड़का है, इसको बाहर भेज दो पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करेगा, लेकिन लड़की है तो घर में ही रखो। ठीक है, शिक्षक लैंगिक भूमिकाओं से विचलित होने पर लड़कियों की कड़ी आलोचना करते हैं। तो कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो जेंडर बाइस्ड होते हैं या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, जैसे लड़कियों की कड़ी आलोचना करते हैं, वो बोलते हैं कि लड़कियां क्या हैं, कमज़ोर होती है, पढ़ने में उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो बहुत सारी आलोचना करते हैं। तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 2, कथन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मेथड नहीं है, साइंटिफिक मेथड नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग का? ठीक है, तो देखो इसमें सेंसिंग द प्रॉब्लम, समस्याओं को भापना, तो ये तो साइंटिफिक मेथड है। जब तक भापेंगे नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को? एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, समस्याओं का विश्लेषण, अगर समस्या में पता चल गया तो हम क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो एनालाइजिंग भी हमारा साइंटिफिक मेथड है। मेमोराइजिंग द स्टेप टू सोल्व द प्रॉब्लम, अब देखो मेमोराइजिंग की तो बात ही नहीं की जाती, रटना, रटाफिकेशन करना, समस्याओं को हल करने के लिए चरणों का रटना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और बिल्कुल नहीं होगा, तो इसीलिए यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि कुछ में पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा नहीं है। और चौथा देख लो, इसमें कौन सा है? कलेक्टिंग द डाटा, डेटा एकत्र करना, तो डेटा एकत्र करना तो है ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या हो गया?
3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु स्टेट दैट द मोस्ट यूजफुल साइंटिफिक एटीट्यूड आर ओपन माइंडनेस, critical mindedness, respect for evidence, suspended judgment, intellectual honesty, willingness to change opinion, search for truth, curiosity, rational thinking, etc. तो किसने कहा कि सबसे उपयोगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण खुले दिमाग, आलोचनात्मक दिमाग, साक्ष्य के लिए सम्मान, निलंबित निर्णय, बौद्धिक ईमानदारी, राय बदलने की इच्छा, सत्य की खोज, जिज्ञासा, तर्कसंगत सोच आदि है। तो ये किसने कहा था? भास्कर राव ने कहा था। ऑप्शन नंबर वो ए हमारा इसमें राइट आंसर है, भास्कर राव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ समेटिव असेसमेंट? अब इसमें से कौन सा फीचर है समेटिव असेसमेंट का? ठीक है, इट इज एडमिनिस्टर्ड एट द टर्मिनल स्टेज ऑफ कोर्स। इसे पाठ्यक्रम के अंतिम चरणों में उपयोग किया जाता है। ग्रेड्स डू नॉट कैरी मच वेट, ग्रेड की ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। इट कैन बी फ्लेक्सिबल एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। अब ये क्या है, स्टूडेंट के नीड्स के साथ चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबल है तो नहीं। ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि जो हमारा समेटिव असेसमेंट है वो हमेशा लास्ट में ही लिया जाता है। जैसे आपने क्या किया, बच्चों को पढ़ाने के बाद जो लास्ट में जो फाइनल एग्ज़ाम होता है बच्चों का, उसे को हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, लास्ट में होता है। ये क्या है, हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड है। ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड कि ग्रेड टू प्रोसेस ओरिएंटेड भी नहीं है। ठीक है, ग्रेड डू नॉट कैरी मच वेट। अब देखो इसमें ग्रेड को महत्व नहीं दिया जाता तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है हमेशा, इट इज एडमिनिस्टर्ड एट द टर्मिनल स्टेज ऑफ कोर्स के, ये क्या होता है, अंतिम चरण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा समेटिव असेसमेंट लास्ट में हमेशा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एजुकेशन कैन बी। अब एजुकेशन कैन बी, तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि एजुकेशन कैसा होता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल में क्या होता है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर जैसे विद्यालय जाते हैं, वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ से आपको फॉर्मल एजुकेशन मिल रहा है। अगर वही आप अपने किसी रिलेटिव या दोस्तों से कुछ सीख रहे हैं तो आपको इनफॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या होगा, बोथ 1 और 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक प्लान कंसिस्टिंग intended learning outcomes, descriptions of teaching, learning strategies and activities, and actual tool for assessment of the learning outcome। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें सीखने की इच्छित परिणाम, शिक्षण अधिगम, रणनीतियों और गतिविधियों का विवरण और सीखने की परिणामों का आकलन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल है। देखो इसमें सबसे पहली बात हमें क्या आता है कि लर्निंग आउटकम क्या होगा। तो जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि हमारे क्या स्ट्रैटेजीज क्या होगी, उससे लर्निंग आउटकम क्या होगा। ठीक है, हमारा जो एम है वो क्या होगा, तो यहाँ पे टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या होगी, एक्चुअल टूल हम क्या प्रयोग करेंगे। ठीक है, TLM मतलब TLM कौन कौन सा प्रयोग किया जाएगा। तो ये सब किस में आ जाता है, हमेशा आता है आपका ईयर प्लान, सेमेस्टर प्लान, यूनिट प्लान नहीं, लेसन प्लान में हमेशा हम ये करते हैं। लेसन प्लान बना के जाते हैं और उस लेसन प्लान के अनुसार उसको बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा हो गया, 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एज पर द नेशनल सेंटर फॉर इम्प्रूविंग साइंस एजुकेशन, हाउ मेनी साइंटिफिक कंसेप्ट आर देयर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशंस। तो 9 है।
इसमें जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉज एंड इफेक्ट रहता है, ठीक है। फिर उसमें जो सिस्टमैटिक जो सिस्टम होता है उसके अनुसार वो किया जाता है। तो मतलब इसमें 9 है एलिमेंट्री एजुकेशन में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, 9 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा केंद्र के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए कितनी वैज्ञानिक अवस्थाएं हैं, तो वही है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवाइज्ड टू बी केप्ट इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग एक्टिविटीज फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज। सहपाठक्रम गतिविधियों के लिए गतिविधियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखने की सलाह नहीं दी जाती है। अब देखो, एक्टिविटीज शुड बी रीजनेबल, लार्ज इन नंबर ऑफ, वेरिड, नंबर द एंड वेरिड। इसमें लिखा है गतिविधियाँ संख्या में यथोचित रूप से बड़ी और विविध होनी चाहिए। तो ये तो होनी चाहिए, इसको कोई बात नहीं है। गतिविधियाँ को छात्रों पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है हमारा, कि जो हम बच्चों से क्या करा रहे हैं, एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, तो इसको हम डायरेक्ट दबाव उस पर नहीं डालेंगे। छात्रों को सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, मजबूर। अब देखो, ये नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमेशा ये सब पूछा गया कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। गतिविधियाँ छात्रों की रुचि और क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो नहीं सही कौन सा है, हमारा 3rd राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।